नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। सफलता और असफलता ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप असफल भी हो जा रहे हैं तो विचलित ना होइए। असफलता में 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। फेल, फेल का मतलब है, फेल का मतलब क्या है, नो का मतलब क्या है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि एंड का मतलब क्या है। तो फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। एंड का मतलब क्या है, एफर्ट नेवर डाइज। और नो का मतलब क्या है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो इसी मोटिवेशनल मैसेज के साथ आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थैंक यू करना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का जो हमने पहला भाग डाला था उसमें हमको अपार आपका स्नेह प्राप्त हुआ है और उसके लिए तहे दिल से हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप परियोजनाओं का द्वितीय भाग लेकर हम आए, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। लेट्स स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये आपके आने वाली रीट की मेंस ग्रेड 3 की प्रतियोगी परीक्षा में बहुत कारगर साबित होने वाला है। लेट्स स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम एवं उपलब्धियां, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। भाग 1 हमने कल आपके सामने रखा था, आज भाग 2 लेके आए। लेट्स स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। आज की योजनाओं का जो विषय है, इसका नोडल ऑफिस एक ही है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आज सारी योजनाएं इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी योजनाएं चल रही हैं उसके ऊपर हम प्रकाश डालने वाले हैं। तो बहुत डिटेल में हम बताने वाले हैं। आप नोट्स बना लीजिएगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट भी कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम तुरंत उसका जवाब देगी। पर मान लीजिएगा, ये जो प्रेजेंटेशन हैं, ये जो श्रृंखला हमने चालू की है राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में, ये आपके राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप परियोजना का जो पॉइंट आपके सिलेबस में जो उल्लेख किया गया है उसके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो ये सारे नोट्स आप बनाइएगा, सारी तिथियां आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो योजनाओं का पार्ट है वो कौन से डिपार्टमेंट पे बेस्ड है? सारी योजनाएं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के बारे में है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इस विभाग ने जो भी योजनाएं लॉन्च की है, जो भी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कौन सी परियोजना है उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं। आज जो भी परियोजना के बारे में बात करेंगे उसमें मूलभूत 2-3 बातें कॉमन रहने वाली है। एक तो जो लाभार्थी है वो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, ये एक बहुत कॉमन पॉइंट है। इस पूरे परियोजना जो भी टॉपिक्स जो भी परियोजना हम आज बात करने वाले हैं उसमें एक कॉमन टॉपिक ये है, निकल के आएगा सामने कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए जो लाभ लेने वाला बेनिफिशियरी है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, याद रखिए, कन्यादान शब्द से ही इसका उद्देश्य मालूम पड़ रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है? जो पात्र परिवार आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, जिनकी कन्याएं 18 वर्ष से अधिक हैं, उम्र उनकी 18 वर्ष से अधिक है, उनका विवाह कराने के लिए आर्थिक संबल प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ही इसका मेन उद्देश्य छुपा है। सबसे पहला उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि आर्थिक पात्र परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनकी कन्याएं जो 18 वर्ष या उससे अधिक हो, उनके विवाह में आर्थिक संबल प्रदान करना। अब इसमें किस तरह की आर्थिक मदद मिल रही है? इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट है उसमें कुछ अलग राशि है, दूसरा पार्ट है उसमें कुछ अलग राशि है। आज हम वो पूरी डिवाइड करके समझेंगे। तो पहला पार्ट कौन सा है वो समझते हैं। पहले पार्ट में कौन कौन सी पात्र परिवार, कौन कौन सी श्रेणियां हैं वो समझते हैं। द्वितीय भाग में कौन कौन से परिवार, कौन कौन सी श्रेणियां वो समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। आर्थिक दृष्टि से कमजोर राजस्थान के मूल निवासियों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता योजना। तो पहला भाग कौन सा है? अनुसूचित जाति पहला, अनुसूचित जनजाति दूसरा, एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल
परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31,000 रुपए की सहायता। तो हमने कहा पहली श्रेणी कौन कौन सी है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की कन्याओं के विवाह के लिए कितना आर्थिक सपोर्ट है? 31,000, 31,000। अब दूसरे वर्ग के बारे में समझते हैं। पहला वर्ग क्लियर हो गया, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की कन्याएं जो 18 वर्ष या उनके अधिक उम्र की हैं, उनके विवाह के लिए कितना फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है सरकार? 31,000 रुपए। अब दूसरी श्रेणी के बारे में समझते हैं। दूसरी श्रेणी कौन सी है? बीपीएल परिवार, शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार। अंत्योदय परिवार क्या होता है? यह भी सवाल बन सकता है। देखिए, योजनाओं के अंदर जो शब्द होते हैं उनको समझने की भी आवश्यकता है। कई बार सवाल उसके अंदर से पूछा जा सकता है। अंत्योदय परिवार वो होते हैं जो कुछ मायने में बीपीएल परिवार से भी नीचे आते हैं। अंत्योदय परिवार अंत्योदय योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। इनको 35 किलोग्राम का राशन मिलता है। टोटल कितना? 35 किलोग्राम। और गेहूं की रेट 2 रुपए किलो है उनके लिए, और धान की कीमत 3 रुपए किलो है उनके लिए। तो हमने लिखा है अंत्योदय परिवार में 35 किलोग्राम टोटल राशन मिलने वाला है उनको, और 2 रुपए प्रति किलोग्राम तो गेहूं की रेट है उनके लिए, और 3 रुपए प्रति किलोग्राम धान की रेट है उनके लिए। आस्था कार्डधारी परिवार एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड व्यक्तियों, स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट एवं पालनहार योजना में लाभार्थी की कन्याओं एवं महिला खिलाड़ी के स्वयं के विवाह पर 21,000 रुपए की सहायता है। तो दो तरह की सहायता हो गई। पहले 31,000 की थी, वो 3 श्रेणी थी, वो भी हमने बता दी। फिर 21,000 रुपए किसको मिलने वाले हैं, वो श्रेणियां भी हमने बता दी। तो 2 तरह की फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, 31,000 और 21,000। तो ये दूसरी श्रेणी जो है इनको मिल रहे हैं 21,000। महिला खिलाड़ी के स्वयं के विवाह पर 21,000 रुपए की सहायता। महिला खिलाड़ी के स्वयं के विवाह के लिए भी 21,000 रुपए की सहायता इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हो रही है। सभी वर्ग की 10वीं पास कन्याओं को 10,000 रुपए। अब 18 वर्ष या उससे अधिक कन्याएं हैं और अगर वो 10वीं उत्तीर्ण कर चुकी है तो 10,000 रुपए अधिक, और अगर वो स्नातक कर चुकी है, ग्रेजुएट है, तो उनको 20,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता। जो पहले जो फाइनेंशियल हेल्प मिल रही थी, ऊपर वाली श्रेणियों को 31,000 और नीचे वाली श्रेणियों को 21,000। इसके अलावा और प्रावधान क्या है? अगर वो कन्या 10वीं पास कर चुकी है तो 10,000 रुपए अतिरिक्त राशि का प्रावधान है, और अगर वो ग्रेजुएट है तो 20,000 रुपए अतिरिक्त राशि का प्रावधान है। तो ये पहली योजना आपने ढंग से समझ ली होगी। इस पे सवाल बन सकता है। उस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। शब्द में ही इसका उद्देश्य छुपा है। हमें लग रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा है। हमारा प्रयास, आपने पहला वाला भाग बहुत पसंद किया है, तो ये वाला भाग भी आपको जरूर पसंद आएगा। बने रहिए, आगे बढ़ते हैं, दूसरी योजना समझते हैं। लेट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। इसमें 4-5 जिज्ञासाओं वाले सवाल बन सकते हैं। तो समझते हैं अपनी अगली परियोजना कौन सी है, कौन सा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। राजस्थान सिल्कोसिस नीति। अब सिल्कोसिस नीति सबसे पहले ये स्टार्ट कब हुई, इसको हर तिथि को आप याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो राजस्थान सिल्कोसिस नीति 3 अक्टूबर 2019 इसका डेट है। ठीक है। अब सिल्कोसिस शब्द कहां से बना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्कोसिस शब्द बना है सिलिका से। सिलिका का मतलब क्या होता है? SiO2। सिलिका का मतलब होता है सिलिका, SiO2। सिल्कोसिस बना है सिलिका वर्ड से। सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2। इसका मतलब क्या होता है? मिट्टी। अब सिलिकोसिस वो बीमारी है जो अक्सर किस में पाई गई है? जो लोग खनन में काम करते हैं, जो श्रमिक खनन में काम करते हैं, मूर्ति बनाने के काम करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पाउडर मिट्टी पैदा होती है। ठीक है। जो वातावरण में उनके चारों तरफ बहुत ज्यादा मिट्टी से वो घिरे रहते हैं, ऐसे लोगों को सिल्कोसिस नामक बीमारी जल्दी हो जाती है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है सोचने लायक कि सिलिकोसिस किन व्यक्ति को ज्यादा हो सकती है। हु आर प्रोन टू दिस डिजीज नोन एज सिलिकोसिस, समझते हैं। खनन में काम करने वाला इंसान, पत्थर तोड़ने वाला इंसान, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने वाला, गिट्टी बनाने वाला, सैंड स्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे श्रमिकों को हो जाती है। ठीक है, अब इस पूरी योजना में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सरकार क्या सहायता करती है? सबसे पहले सिलिकोसिस बीमारी अगर आपकी स्क्रीनिंग हो गई है, उसके बाद में वो डायग्नोस हो गई है, प्रमाणीकरण हो गया है कि आप उस श्रमिक को सिलिकोसिस नामक बीमारी हो गई है, तो सबसे पहले उसके पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए का आर्थिक सहायता सरकार देती है। ठीक है, उसके बाद में सिलिकोसिस से अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या मिलेगा? तो उसके अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक मदद मिल जाती है। मृत्यु होने के बाद में उनके ऊपर जो आश्रित परिवार था उनको 2 लाख रुपए की मदद मिलती है। तो आप वापस समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकोसिस नामक बीमारी, सिलिका वर्ड से सिलिकोसिस बना, सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2। ये हम सब क्यों बता रहे हैं? छोटे छोटे सवाल कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। हमको हमारी तैयारी इस रूप से करनी है कि कोई भी सवाल आए हम फटाक से उसका उत्तर दे दें। तो सिलिकोसिस नामक बीमारी का शब्द जो है सिलिका से बना है। सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2, इसका मतलब होता है मिट्टी। ये किन में पाई जाती है? कौन इस बीमारी से जल्दी ग्रसित हो सकते हैं? वो लोग, वो श्रमिक जो खनन से जुड़े हुए हैं, जो मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं, जो गिट्टी पे काम कर रहे हैं, सैंडस्टोन की मूर्ति बना रहे हैं, ये सब लोग इस बीमारी से जल्दी ग्रसित हो सकते हैं। अगर अब इसमें हमने बताया 3 तरह की सहायता। सबसे पहले ये प्रमाणीकरण हो गया है कि श्रमिक को सिलिकोसिस नामक बीमारी हो गई है, तो उसके लिए सबसे पहले 3 चीजें हैं। सिलिकोसिस प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता है। उसके बाद में रोगी की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपए है, एवं परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता है। सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन के रूप में 1,500 रुपए प्रति माह की सहायता है। सिलिकोसिस पीड़ित इंसान अब नॉर्मल रूप से तो वापस श्रम नहीं कर पाएगा, तो उसको एक फाइनेंशियल, एक आर्थिक सहायता के रूप में 1,500 रुपए प्रति माह की पेंशन भी मिल जाती है। ये सिलिकोसिस नीति के बारे में कौन कौन सी आर्थिक सहायता उनके परिवार को मिलती है, उसके बाद में उस व्यक्ति को मिलती है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो कितना अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए मिलते हैं, ये सब हमने इस स्लाइड के दौरान जाना है। आने वाली स्लाइड में हम ये जानेंगे कि मृत्यु होने के पश्चात जो विधवा होती है, सिलिकोसिस बीमारी से जिसकी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसकी विधवा को कितनी पेंशन मिलेगी, क्या उसका एज ब्रैकेट होगा, कितनी आयु से लेकर कितनी आयु तक की विधवा को कितनी पेंशन प्रति माह मिलेगी, ये हम अगली स्लाइड में जानेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसी का एक एक्सटेंशन है, जो जिस व्यक्ति की मृत्यु सिलिकोसिस से हो जाती है तो उस पर जो आश्रित विधवा है उसको भी पेंशन का प्रावधान है। तो वो समझते हैं। उसको समझने के लिए बहुत आसान फॉर्मूला है, आप समझ लीजिएगा, आपको बहुत इजी हो जाएगा। जिस व्यक्ति की मृत्यु सिलिकोसिस से हो गई है, उसकी विधवा उस पर आश्रित थी, तो अब उसको पेंशन कैसे मिलेगी? उसके लिए बहुत सिंपल है। उनकी अगर विधवा की आयु 55 वर्ष तक है तो 500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। उनकी आयु 55 से अधिक है और 60 वर्ष से कम है तो 750 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और 75 वर्ष से कम है तो उनको 1,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। उनकी आयु, विधवा की आयु 75 वर्ष से अधिक है तो कितनी मिलेगी? 1,500 रुपए प्रति माह की मासिक पेंशन प्राप्त होगी। सिलिकोसिस पीड़ित के परिवार को आस्था कार्डधारी परिवार के समान समस्त सुविधाएं तथा NFSA आदि के लाभान्वित किया जाता है। बाकी सारी फैसिलिटीज उस परिवार को मिलेगी जो आस्था कार्डधारी परिवार को मिलती है, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो भी कवर्ड होती है वो सब चीजें उसको मिलेगी। पर अब ये याद रखिएगा, सिलिकोसिस, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट है सिलिकोसिस बीमारी का नाम कहां से आया। सिलिकोसिस बीमारी का नाम आया सिलिका से, क्योंकि ये मिट्टी से जुड़ी हुई बीमारी है। किनको होती है? जो खनन में काम करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, पत्थर से गिट्टी का काम करते हैं, उनको ये बीमारी होती है। अब इसमें क्या क्या लाभ मिलते हैं वो भी हमने बता दिया है। अगर ये बीमारी डायग्नोस हो गई है, स्क्रीनिंग हो गई है, प्रमाणीकरण हो गया है तो 3 लाख रुपए मिलेंगे। अगर उसकी मृत्यु हो गई है
तो अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद हमने क्या बताया है कि उसके परिवार वालों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब जानिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मृत्यु होने के बाद में उनकी विधवा जो है उनको किस तरह से मासिक पेंशन मिलेगी, उसका हमने एज के साथ में आपको पूरा बता दिया है कि 55 वर्ष से लेके 75 वर्ष तक का क्या ब्रैकेट है और 75 वर्ष के आयु के बाद में उसको कितनी पेंशन प्रति माह मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एकल नारी, अब एकल नारी जो होती है उनको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, सरकार ने इस बात को भी मद्देनजर रखा है, तो उनके लिए भी एक पॉलिसी बनाई गई है, एक योजना बनाई गई है। इसका भी विभाग वही है जो हमने पहले बताया था। आज सारी योजनाएं एक ही विभाग की बात करेंगे, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, उसी की सारी योजनाएं आज हम बता रहे हैं। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। योजना में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि आज अधिकतर योजनाओं में एक सिंगल पॉइंट मिलेगा कि राजस्थान का लाभार्थी को राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो इसमें भी वो बिंदु सामने आ रहा है कि राजस्थान की मूल निवासी हो, जिसकी स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो, देयर इज नो सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम, नियमित सोर्स कोई नहीं है, स्रोत नहीं है मासिक आय का, ये भी उसके लिए कंडीशन है। सबसे पहली बात क्या है, 18 वर्ष से उसकी अधिक बायोलॉजिकल एज होनी चाहिए, राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, वो विधवा हो सकती है, परित्यक्ता हो सकती है, तलाकशुदा महिला है और उनकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई भी स्रोत मासिक आय का नहीं है रेगुलरली। समस्त स्रोतों में कुल वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम हो, टोटल इनकम जो है उनकी वार्षिक एनुअल इनकम 48,000 रुपए से कम होना चाहिए। कितना? 48,000 रुपीज से कम। तो पेंशन, तो उन लोगों को पेंशन दी जाएगी। तो 2 कंडीशंस हो गई पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को, पहले 18 वर्ष से अधिक आयु हो, तलाकशुदा हो, परित्यक्ता हो या फिर विधवा हो, उसके बाद में उनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं हो, देयर इज नो रेगुलर सोर्स ऑफ मंथली इनकम, मासिक आय का कोई रेगुलर स्रोत नहीं हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सारी अर्निंग्स मिला के टोटल पूरे साल की जो कमाई है वो 48,000 रुपए से कम होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस मीट हो रही है तो उस लाभार्थी को मासिक पेंशन दी जाएगी। ये क्लियर हो गया है? अगर ये क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सहायता, कथौड़ी, खेरवा जाति एवं HIV एड्स पॉजिटिव विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर भी आप जानिए कि पेंशन के लिए कौन सा एज ब्रैकेट है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, उसको आप समझ लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 18 वर्ष से ज्यादा है उम्र, 18 वर्ष या उससे ज्यादा और 55 वर्ष की आयु से उनकी एज कम है तो उनको 500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। बहुत ही सिंपल सा एज ब्रैकेट है, 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक पर 55 वर्ष की आयु से कम तो 500 रुपए मासिक पेंशन उनको प्राप्त होगी। उसके बाद वाला एज ब्रैकेट क्या है, 55 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम तो 750 रुपए प्रति माह उनको पेंशन मिलेगी। 60 वर्ष से अधिक 75 वर्ष की आयु से कम तो कितनी पेंशन मिलेगी? 1,000। 75 वर्ष से अधिक बायोलॉजिकल एज है तो 1,500 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एज ब्रैकेट का चार्ट है। अगर आप ये याद रख लेंगे तो आपको ये एकल नारी एकल परियोजना जो चालू की गई है, जिसका उद्देश्य यही है कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, इनके लिए कौन कौन सी कंडीशंस थी वो हमने बता दी। 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, उसके बाद में तलाकशुदा, प्रतियक्ता, वो सब बता दिए, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हमने बता दी है। कोई भी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, मंथली इनकम नहीं है उनके पास, कोई भी नियमित पर प्रति माह इनकम का कोई आमदनी का कोई स्रोत नहीं है और उनकी वार्षिक आमदनी जो है वार्षिक पूरी 48,000 रुपए से कम हो तो उन सब महिला अभ्यर्थियों लाभार्थियों को पेंशन मिलेगी। पेंशन को ब्रैकेट क्या है, एज ब्रैकेट, वो भी हमने समझा दिया है।
18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक और 55 साल से कम है तो 500 रुपये है। उसके बाद में 55 से 60 साल के बीच में हमको 750 रुपये है। उसके बाद में 60 से अधिक और 75 से कम है तो 1000 है। और 75 वर्ष से अधिक उनकी आयु है तो 1500 रुपये प्रति माह उनको पेंशन मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना। अब इसके अंदर ये सीनियर सिटीजन जो है, वृद्ध जन, उनका पेंशन योजना है। ये भी बहुत समझने की जरूरत है, इसमें कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस है। सबसे पहली बात, हमने पहले भी बताया था, राजस्थान के मूल निवासी वाला पॉइंट तो सब जगह लागू होगा। योजना में 55 वर्ष या इसके अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष जिसके निर्वाह हेतु स्व एवं पति पत्नी की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है अथवा पति पत्नी की समस्त स्रोतों की कुल वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम हो को पेंशन देने का प्रावधान है। सीनियर सिटीजन्स, महिला की उम्र 55 साल और पुरुष की उम्र 58 साल, ये एक मिनिमम एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। उसके बाद में इनकी भी वही कंडीशंस है कि पूरी वार्षिक इनकम जो है वो 48,000 रुपए से कम होनी चाहिए। साथ में इनके पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम ना हो, इनके पास कोई मंथली रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उनको पेंशन देने का प्रावधान है, ताकि ये जब सीनियर सिटीजन बन रहे हैं आगे उनकी एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। तो उसके लिए सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। इसका नाम है मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पेंशन का ब्रैकेट बताते हैं। बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिता, कथौड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। योजनागत 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रुपए प्रति माह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है। इसमें एज ब्रैकेट को सिंपल रखा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। 75 वर्ष से कम या 75 वर्ष से अधिक। 75 वर्ष से कम है तो 750 रुपए है और 75 वर्ष से अगर उनकी उम्र ज्यादा है तो 1000 रुपए प्रति माह पेंशन का प्रावधान रखा गया है। तो ये बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा आपको। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, जो स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स होते हैं, जो विशेष योग्यजन हैं, उनको भी सरकार ने मद्देनजर रखते हुए ये योजना लॉन्च की है। इनके इसके नाम में ही इसका उद्देश्य छुपा है कि जो स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनको सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अब इसमें कौन कौन से बिंदु हैं उनको समझते हैं। विशेष योग्यजन व्यक्ति को अंधता, अल्पदृष्टि, चलन निष्क्रियता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक विसंगति, मानसिक रोग में किसी एक अथवा अधिक विकलांगता से ग्रसित हो अथवा प्राकृतिक रूप से बौनेपन से ग्रसित हो या प्राकृतिक रूप से ट्रांसजेंडर हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहे हो एवं जिसकी स्वयं की सीमित वार्षिक आय 60,000 रुपए तक हो, पेंशन का पात्र होगा। ये सारी कैटेगरीज इसमें डिफाइंड की गई है। प्राकृतिक रूप से बोने हो, प्राकृतिक रूप से ट्रांसजेंडर हो, राजस्थान के मूल निवासी है और राजस्थान में रह रहे हैं और कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और इनकी टोटल अर्निंग्स जो मिला के 60,000 रुपए से कम है तो उनको पेंशन देने का प्रावधान रखा गया है। क्या है वो प्रावधान, वो हम समझते हैं। ये सारी कैटेगरीज आप समझिए। ये कैटेगरीज में से सवाल आ सकता है। विशेष योग्यजन को डिफाइन किया है। कौन है विशेष योग्यजन? अंधता, अल्पदृष्टि, चलन निष्क्रियता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक विमंदित, मानसिक रोग में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता से ग्रसित हो अथवा प्राकृतिक रूप से बोनेपन से ग्रसित हो या प्राकृतिक रूप से ट्रांसजेंडर हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो। हमने पहले भी बताया था, आज जितनी भी योजना है इसकी आत्मा में एक बिंदु छुपा है कि वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए जो बेनिफिशियरी है, तथा राजस्थान में रह रहे हो या जिसके स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय, टोटल एनुअल इनकम 60,000 रुपए तक हो, उसको पेंशन का वो पात्र माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, सहरिता, खतौड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत 55 वर्ष से कम आयु की महिला
एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष पेंशनर को 750 रुपये, 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 1000 रुपये, 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1250 प्रति माह पेंशन एवं किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्ति को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान है। ये इसका एज ब्रैकेट है, सब कुछ कॉमन है, इजी टू अंडरस्टैंड है। 1250 का एक क्लॉज डिफरेंट है इसमें, तो जब आप याद करेंगे तो इस बिंदु को जरूर हाईलाइट होगा, ये अलग से आएगा, इसको आप याद रखिएगा। तो इसमें 4 कैटेगरीज डिफाइंड हो गई है। 55 वर्ष से आयु की महिला, 58 वर्ष से कम आयु का पुरुष उसको 750, 55 से अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को 1000 रुपये, 75 वर्ष से अधिक आयु के 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 1000 रुपये, 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1250 रुपये प्रति माह पेंशन। तो इसको आप याद करेंगे तो लगभग कॉमन है, सिर्फ 1250 का एक क्लॉज डिफरेंट है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, विच वुड बी वेरी इजी टू रिमेंबर। प्रैक्टिस हार्ड एंड यू विल गेट सक्सेस फॉर श्योर। इसमें से सवाल बनेंगे और आपको हमारा यही प्रयास इसलिए हम कर रहे हैं ताकि ये सारा पॉइंट, ये जो नया पार्ट जुड़ा है सिलेबस में, ये आपका बहुत स्ट्रांगली कवर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। पालनहार योजना। पालनहार योजना मतलब इसके शब्द में ही इसका मतलब निकल के आ रहा है, अनाथ बच्चों के लिए ये योजना है। अनाथ बच्चों की योजना है तो अनाथ बच्चे जो हैं वो समाज के अंतर्गत ही ना पले बड़े हो। इसका उद्देश्य क्या है, उनके कोई रिश्तेदार, कोई नजदीकी रिश्तेदार, उनको सुपुर्द कर दिया जाए और वो इनका पालन करे। तो उसमें क्या फाइनेंशियल मदद सरकार दे रही है उसके बारे में इस योजना में बताया गया है। इसकी शुरुआत की तिथि क्या, ये भी जानिए, इंपॉर्टेंट है। 8 फरवरी 2005, 8 फरवरी 2005 ये इसकी शुरुआत की तिथि है। इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों के पालन पोषण शिक्षा, देखिए 2 कंपोनेंट होते हैं बच्चों के लिए। जो अनाथ बच्चा है उसको खाना चाहिए, रहना चाहिए उसको, तो पालन पोषण, और दूसरा क्या है, पालन पोषण के अलावा दूसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पालन पोषण के अलावा शिक्षा। तो एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए और पालन पोषण अच्छा होना चाहिए। तो इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों का पालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था, बच्चे के निकटतम रिश्तेदार परिचित को पालनहार बनाकर उसकी देखभाल एवं पालन पोषण हेतु आर्थिक सहायता, ये आपने बता दिया है। योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे न्याय प्रक्रिया से मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे, ऑर्फन चाइल्ड, उसके अलावा मृत्युदंड जिसको मिला है उनके बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया से किसी को मृत्युदंड मिला उनके बच्चे, या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चों का शामिल किया गया है। वो सब जो परियोजनाएं हमने पहले पढ़ी थी वो सब कवर कर गई, उनके बच्चों के लिए ये पालनहार योजना है। आगे बढ़ते हैं। पालनहार परिवार की वार्षिक आय, अब जो पालनहार परिवार होगा उसकी आय पे भी एक क्लॉज है। जो पालनहार बना हुआ है उस अनाथ बच्चे का, उस परिवार की टोटल एनुअल इनकम, संपूर्ण वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहला क्लॉज है, 1,20,000 रुपीज। ₹1,20,000, 1,20,000 रुपीज से कम होनी चाहिए, 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए एवं आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहे हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। जैसे कि वो बच्चा 2022 में क्लॉज के लिए आवेदन कर रहा है तो 18 वर्ष से उसकी आयु कम होनी चाहिए और 2022 के उस तिथि, जिस आवेदन करने की तिथि से पिछले 3 साल तक वो राजस्थान में रहना चाहिए उसी पालनहार परिवार में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। योजना में पात्र को श्रेणीवार 500 रुपये प्रतिमाह से अधिकतम
1,000 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान है। पेंशन का प्रावधान क्या है? लोअर लिमिट 500 रुपये, अपर लिमिट 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में, ये आज हमारा द्वितीय भाग था। तो अब आने वाले सीरीज में हम इसका तृतीय भाग लेके आने वाले हैं। तो तैयार रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ऐसे ही हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए। आपकी कोई जिज्ञासा हो जो हमारे इस प्रेजेंटेशन में कवर नहीं की गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हमारी टेक्निकल टीम तुरंत उसका जवाब देगी। पीयूष पुरोहित, वाइस प्रेसिडेंट, दीक्षा क्लासेस, साइनिंग ऑफ। हैव ए नाइस डे।